हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में। और इसकी पहली क्लास आप ले चुके हैं। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर है 2। तो सबसे पहली बात हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी कि बायबैक क्यों किया जाता है, बायबैक के लीगल प्रोविजंस क्या हैं और बायबैक में क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो आइएगा उसी कड़ी के अंदर अब हम आगे शुरुआत करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में। और बायबैक का जो शेयर्स के बारे में बात मैंने आपके साथ की थी, उसकी ये एक जो है दूसरी क्लास है। तो इसमें हम काफ़ी बड़ा पोर्शन आज कवर कर लेंगे और एक क्लास की और जरूरत पड़ेगी तो वो हम अगली क्लास के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो देखिएगा जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं जब हम बायबैक ऑफ शेयर्स करते हैं। तो सीधी सी बात क्या है कि हमने अपनी कैपिटल को घटाना होता है, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट करना है। दूसरा प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा देंगे उसको डेबिट करेंगे और इक्विटी शोल्डर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, या इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ। उसके बाद बायबैक दो तरीके से होता है, आप लोग जानते हैं, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है या आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप करते हैं। तो अगर आपने आउट ऑफ प्रॉफिट किया तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं अगर आपके पास है तो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं उनकी आपको जरूरत पड़ती है। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स यानी कि जिसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स या अदर फ्री रिजर्व्स हैं, उनको डेबिट करते हैं और उनको डेबिट करके एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इस पैसे को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और अगर आपने बदले में प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं या तो प्रॉफिट में से करेंगे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। जब ये शर्त पूरी हो जाती है जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई शर्त है, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 68 की जो कंडीशन है वो जो पूरी हो जाती है, हालांकि हमें 68, 69 और 70 पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तो उसके बाद हम जो है पैसा पे कर सकते हैं इक्विटी शोल्डर को। तो इक्विटी शोल्डर अकाउंट को डेबिट किया जाता है और टू बैंक। तो इस तरीके से जो है इक्विटी शोल्डर को पेमेंट हो जाती है। इसके बाद अगर कोई भी प्रीमियम आपने पे किया, दैट इज योर कैपिटल लॉस, तो अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है तो उसमें से आप उसको डेबिट करते हैं। एसपी मीन्स द सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपके पास जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व, और नहीं तो फिर जो फ्री रिजर्व्स हैं या पी&एल का बैलेंस है जिसको हम सरप्लस अकाउंट बोलते हैं, उसको डेबिट करके प्रीमियम ऑन बायबैक, जो प्रीमियम ऑन बायबैक आपने दिया है उसको आप क्रेडिट कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सी जो है बात मैंने आपके साथ की थी, ये पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे। अब बात आइएगा, हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल को गौर से देखिए। एग्जाम्पल को गौर से देखिए, एग्जाम्पल को गौर से इसलिए भी देखिए कि जो भी आप इस एग्जाम्पल से सीखेंगे वो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो जो भी आप एग्जाम्पल से सीख रहे हैं वो ध्यान से आपने क्यों देखना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पूरा जो है इस एग्जाम्पल से जुड़ी हुई एंट्रीज ही पूरे चैप्टर में हमने करनी है। तो देखिएगा, एक्स लिमिटेड बायबैक 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट मार्केट प्राइस ऑफ 40। मार्केट प्राइस कितना है, 40 रुपीज़। तो मार्केट प्राइस 40 रुपीज़ के ऊपर जो है वो बायबैक करना जो है प्लान कर रहे हैं। हैज़ 4 लाख इन द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में है 4 लाख रुपए। कितना पैसा है जनरल रिजर्व में, 4 लाख रुपए। और जनरल रिजर्व में 4 लाख जो है, उसके बाद 2,40,000 कहाँ पे है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, और 15 लाख इन पी&एल अकाउंट। और कंपनी हैज़ 12 लाख इन बैंक अकाउंट, क्योंकि बायबैक करने के लिए आपको क्या भी चाहिए, 12 पे करने के लिए आपको क्या भी चाहिए, पे करने के लिए आपको चाहिए जो है कैश। तो पे करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में बैंक बैलेंस भी है। तो अब देखिएगा, सबसे पहली बात, 3000 इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक कर रही है, फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपये। तो सिंपल सी बात है कि 3000 शेयर को जब आप बायबैक करेंगे तो आपकी जो बायबैक कैपिटल है दैट इज 30,000। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10, लेकिन आप बायबैक कर रहे हैं 40 रुपीज़ में। तो आप 40 रुपये में जब बायबैक कर रहे हैं तो 30 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट इज योर प्रीमियम। तो 300 इंटू 30 90,000, और क्रिएट कर देंगे इक्विटी शोल्डर्स अकाउंट को या इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट को, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट, इसको आप क्रिएट कर देंगे। तो ये पहली एंट्री आप कर लेंगे। उसके बाद अगली एंट्री आप जब करने लगेंगे तो आपको पता है कि ये जो 30,000 है ये आपको CRR बनाना है।
तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो बीइंग सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो CRR को आपने क्रिएट कर लिया और उसके बाद ये 1,20,000 आपने शोल्डर को पे कर देना है। तो जो बायबैक में पैसा गया वो 1,20,000 रुपये चला गया। तो एंट्री होगी बीइंग कैश पेड टू इक्विटी शोल्डर, बीइंग कैश पेड टू इक्विटी शोल्डर्स, कैश पेड टू इक्विटी शोल्डर्स। उसके बाद जो है हमारा जो 90,000 का हमने प्रीमियम पे किया था, या तो आप प्रॉफिट डालो उसमें से या सिक्योरिटी प्रीमियम में से। लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को ही पहले यूज़ करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के कोई दूसरे यूज़ हैं लेकिन वो केवल 5 यूज़ हैं और उसमें ये भी इंक्लूड है। लेकिन जनरल रिजर्व मल्टीपल यूजेज में काम आ सकता है, या डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीपल यूजेज में काम आ सकते हैं। दैट्स वाई जो है सिक्योरिटी प्रीमियम को आप डेबिट करके टू प्रीमियम ऑन बायबैक में क्रेडिट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लगता है थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो आप स्पीड को स्लो करके और फिर जो है अपनी कॉपी में लिखिएगा ज़रूर ये, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। केवल देखने से नहीं समझ में आएगा, तो आप अपने हाथों से लिखेंगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी। अब बात करते हैं हम एक और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप जो है अपनी बुक में खोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपकी बुक में कैसा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जी एक बैलेंस शीट है हमारे पास। सबसे पहले बात बताइए, कंपनी का नाम है एम लिमिटेड। कंपनी का क्या नाम है? एम लिमिटेड। तो कंपनी का नाम हो गया एम लिमिटेड। तो एम लिमिटेड वाली जो कंपनी है उसकी हम बात करेंगे, और एम लिमिटेड की कंपनीज के जो अमाउंट है वो किस में दिए हुए हैं? रुपीज़ इन 1000, यानी कि 3 जीरो लगी हुई है, यानी कि ₹1000 में है। बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2012। ऑथराइज कैपिटल 5000 करोड़, इससे अभी हमें कुछ नहीं लेना, बैलेंस शीट बनाएंगे तब है। तो 3000 करोड़ की 3000 की हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल भी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 3000 की, और ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो रखा है, ये 2000, और ये इशूड 2 मंथ्स बैक फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, यानी कि आपने बायबैक के पर्पज से 2 महीने पहले जो है इसको इशू किया था। उसके बाद है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 10% डिवेंचर्स हैं आपके, और करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस हैं। तो इस तरीके से ही आपके पास एक पूरी बैलेंस शीट आपके पास तैयार है। द कंपनी पास्ट ए रेजोल्यूशन टू बायबैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी अपनी 20% इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक करना चाहती है। फॉर दिस पर्पज सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 30 लाख और 25 लाख। तो देखिएगा 30 लाख की इन्वेस्टमेंट को जो 25 लाख में बेच देगी तो 5 लाख का लॉस हो जाएगा P&L के अंदर, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इसको बेचेंगे, और इन्वेस्टमेंट जो है ये 5000 की नज़र आ रही है, तो इसमें से 3000 वाली बेचेंगे, क्योंकि रुपीज़ लैक्स में और हमारे पास 1000 में है, तो 30 जो है वो 3000 हो जाएगा। तो जो 3000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो हम सेल करेंगे, और वो सेल करेंगे 25 लाख में, तो 5 लाख का जो है हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये फिगर्स देखिएगा दोबारा से 1000 में है और यहाँ पे फिगर्स लाख में लिखी हुई हैं। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। देखिएगा अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को भी आप रिडीम कर रहे हो तो ये बायबैक के पर्पज़ को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि अगर उसको आप रिडीम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बायबैक के पर्पज़ को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये निकल कर आती है। उसके बाद ये है इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट्स वर ओन डिवेंचर कॉस्टिंग 3 लाख, और 3 लाख के अपने डिवेंचर्स हैं जो जिसकी फेस वैल्यू 3,30,000 है। तो इसका मतलब है 30,000 का आपके पास कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और वो डिवेंचर्स जो है आप कैंसिल कर देंगे, रिडीम कर देंगे। तो ये भी एंट्री आपने करनी है। तब इन सभी पहलुओं पर बात हम कर रहे हैं। तो अब देखिएगा, अब हमारा जो सवाल था वो सबसे पहली बात क्या थी कि हमने इन्वेस्टमेंट बेची वो 3000 वाली, क्योंकि रुपीज़ किस में है? इन 1000। रुपीज़ किस में है?
इन 1000 जिसमें 3 जीरो लगी हुई हैं। तो 3 जीरो लगी हुई कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो 2500 में हमने बैंक से पैसा आया हमारे पास, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। हमें 500 का लॉस हो गया तो 500 हमने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया या सरप्लस अकाउंट में डेबिट कर दिया, और जो इन्वेस्टमेंट थी उसको क्रेडिट कर दिया 3000 रुपीज़। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो ये 3000 वाली इन्वेस्टमेंट 2500 में बेच दी, जिसकी वजह से हमारे पास P&L में 500 जो है कम हो गए। उसके बाद जो हमारे अपने ओन डिवेंचर्स थे जो हमने खुद खरीद रखे थे वो इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड थे, तो उनको कैंसिल कर दिया। तो जिनकी फेस वैल्यू 330 थी और हमने तो केवल 300 में खरीदे थे, तो 300 उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो कॉस्ट में 300 है, और कैपिटल रिजर्व हो गए 30। तो अब ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 5000। 5000 में से 3000 की इन्वेस्टमेंट हमने एक और बेच दी है और एक 300 की चली गई है, तो 1700 की इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में रहेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रहेगी 1700 की। डन। उसके बाद देखिएगा, अब हमने इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं 20%, और प्रीमियम पैसा क्या था, अब प्राइस क्या था, अब बायबैक का जो प्राइस था वो 15 रुपये था, यानी कि 5 रुपये प्रीमियम पे आपने देना है। तो आप देखिएगा 5 रुपये जो प्रीमियम है उसके साथ अगर आप बात करेंगे तो 60 इंटू 10, क्योंकि 20% बेचनी है तो 3000 का 20%, तो 600 करोड़ की इक्विटी आपने रिडीम करनी है। और उसका कितना प्रीमियम है, प्रीमियम है कितना है 5 रुपये, तो 60 पे 5 रुपये, तो कितना हो गया 60 पे 5 रुपये 300। और पैसा किसको दोगे, इक्विटी शेयर BB अकाउंट का मतलब है बाय बैक अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बाय बैक अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल बाय बैक अकाउंट, या इक्विटी शोल्डर भी डाल सकते हैं आप। अब इसके लिए अब हमें 600 का हमें क्या बनाना है, CRR, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर था वो तो रिडीम हो गए, तो 600 का हमने बनाया CRR, तो CRR होगा क्रेडिट। अब उसको बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 500 पड़े हुए तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया, और जो बाकी 100 बचे वो जनरल रिजर्व से ले लिए। आप चाहते तो P&L को भी टच कर सकते थे, लेकिन बढ़िया ये होता है कि जनरल रिजर्व को टच करते रहिए। अब जनरल रिजर्व से 600 का CRR बन गया। उसके बाद ये 900 जो है 1000 आपको पे करने हैं, तो आपने 900 इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट को डेबिट किया और ये 900 आपने पे कर दिए, तो 900,000 यानी कि जो 900,000 इसकी पेमेंट आपने कर दी। उसके बाद अगली बात जो है निकल कर आई कि जी जो आपने प्रीमियम दिया था बायबैक पे, उसके लिए आप या तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का खत्म हो चुका है, तो आप जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। तो ये आपका सिंपल सा हो गया। अब इसके अंदर रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर है, क्योंकि पुराने शेयर भी रिडीम किए हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स की जो एंट्रीज हैं ये सिमिलरली उसी तरीके से होंगी जैसे बायबैक की, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम जो है यूज़ नहीं हो सकता। तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट किया 2000, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को आप डेबिट कर दें, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को आप डेबिट कर देंगे 200, और उसके बाद प्रेफरेंस होल्डर्स अकाउंट आपको क्रेडिट कर देना है। उसके बाद अगली बात क्या निकल कर आती है, अगली बात ये निकल कर आती है कि इसके लिए भी CRR बनाना पड़ता है, जैसे बायबैक में बनाते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR बना दिया, और जैसे ये 2200 रुपये पे कर सकते हैं, जैसे CRR बनेगा तो प्रेफरेंस होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो प्रेफरेंस होल्डर को जो आपने कैश पे कर दिया, बीइंग कैश पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसके बाद बताइए क्या होगा, जो प्रीमियम इन्होंने दिया है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो नरेशन हो जाएगी इसकी, बीइंग द प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नाउ रिटर्न ऑफ, तो आपने उसको राइट ऑफ कर देना है। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं बैलेंस शीट के अंदर उन पे कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है वो आपने देखना है। तो सबसे पहले देखिएगा जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी हमारी वो 3000 थी, उसमें से 600 की घट गई, तो अब हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 2400 की। उसके बाद देखिएगा जो हमारे पास कैपिटल रिजर्व था वो 10 था, और 30 जो हमने डिवेंचर्स को रिडीम किया था उस पर क्रेडिट हुआ था, क्योंकि 30 करोड़ का जो 30 जो 1000 का प्रॉफिट था वो हमारा कैपिटल नेचर का था, जो बायबैक करने से पहले जो हमने एंट्री डिवेंचर्स को कैंसिल किया था वो। CRR 2 बार क्रिएट हुआ है, एक 600 करोड़ के लिए इक्विटी पे और 2000 प्रेफरेंस पे, तो उसका टोटल हो गया 2600। रेवेन्यू रिजर्व जो है जहाँ जहाँ यूज़ हुए उनको घटा दिया, जहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व डेबिट हुआ वो, और प्रॉफिट एंड लॉस में से जो लॉस हुआ था लॉस एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू आई वो 1300 आई। डिवेंचर्स 400 में 330 कैंसिल हो गए, 70 बचे हैं।
करंट लायबिलिटीज प्रोविजन 40 है, तो ये हो गया 7850। इसको आप खुद भी कैलकुलेट करेंगे। तो पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मींस द टेंजिबल फिक्स एसेट्स, तो उसकी वैल्यू जो 2750 है। इन्वेस्टमेंट 2000 में से आपने कितने वाली बेच दी थी? 300 वाली। और इसके अलावा भी आपने एक और भी सेल की थी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी सेल की थी? तो इन्वेस्टमेंट 300 वाली तो सेल करी थी। इन्वेस्टमेंट ये गलत जगह से जो है हटा दिए, ये 2500 रुपये करंट असेट्स में से नहीं, यहाँ से माइनस होंगे 2500, और जो करंट असेट्स हैं उसमें से 4000 माइनस 900 और 2200। तो ये जो एडजस्टेड फिगर आएंगे उनको डालने के बाद आप जो टोटल लगाएंगे तो बैलेंस शीट का टोटल सेम आएगा, एक जगह से हटा दिए, क्योंकि जो 2500 की इन्वेस्टमेंट थी वो सेल की थी, तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में से कम होगी। नहीं क्या था, अच्छा एक मिनट, सवाल के अंदर देखिएगा इन्वेस्टमेंट कितनी थी 5000 की। अच्छा 5 में से 3 की पहले ही माइनस कर रखी है स्टूडेंट ने, अरे वेरी गुड। तो हमारे पास जो है जो उसने 5 में से सॉरी ये कैलकुलेशन ठीक है 3400, 5 में से पहले ही 3000 माइनस करने के बाद 2000 आई है, और 2000 में से 300 के ऑन डिवेंचर कैंसिल कर दिए, तो बैलेंस शीट यही रहेगी जो आप पहले देख रहे थे 1700 और ये 3400। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन हैं ये होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये जो आपने देखा भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे बड़ी बात क्या रही इसमें कि आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए, बाकी उसमें कुछ नहीं है, वो एंट्रीज हर बार एक जैसी होती है और हर जो एंट्री के पीछे जो लॉजिक है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा मैं एक एग्जांपल आपके साथ ले रहा हूँ, और ये एग्जांपल का जो पर्पज़ है ये वास्तव में कैलकुलेशन है कि किस तरीके से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट होते हैं बायबैक के लिए। जैसे पिछली बार मैंने आपको 3 टेस्ट की बात की थी पिछली क्लास में। सबसे पहला जो टेस्ट था वो कौन सा टेस्ट था? वो टेस्ट था शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो जितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसका 25% से ज़्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। दूसरा क्या था? रिसोर्सेज टेस्ट, यानी कि जो आपकी नेट वर्थ है उससे ज़्यादा 25% से ज़्यादा पैसा आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात क्या थी? तीसरा सिंपल सा कंसेप्ट था कि डेट इक्विटी जो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी, यानी कि जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बायबैक के बाद। तो सिंपल सी बात है, इन तीनों कंडीशंस को टेस्ट करने के बाद जो सबसे कम नंबर ऑफ शेयर्स निकलते हैं उसी के बेस पर जो है हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो एग्जाम में कभी कभी सवाल ये आता है कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी जो है कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो इसके अंदर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के बाद एंट्रीज तो हर बार वही होती हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पर जो निकल कर आई वो ये है कि इस सवाल को आपने पढ़ लेना है, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन पे जो है 2 मिनट के लिए शांत हूँ, आप इस पूरे सवाल को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं एक बार पहले रीड कराता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख की है, जिसमें 20,000 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले। जनरल रिजर्व है 6 लाख रुपीज़ का। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है 2.5 लाख रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 3 लाख रुपए का। सिक्योरिटी प्रीमियम है 4,20,000 का। डिवेंचर्स है 4 लाख रुपीज़ के। बैंक लोन है 16 लाख के। कैश एट बैंक है 24 लाख का। अदर असेट्स है 13,70,000। कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक इक्विटी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 40 पर शेयर। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी बोट बैक एंड शो द जनरल एंट्रीज फॉर देम। और देखिएगा इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये 8 नंबर में परफेक्ट क्वेश्चन होता है। अगर इससे थोड़ा बड़ा करते हैं तो 12 नंबर तक में क्वेश्चन चला जाता है, यानी कि 12 मार्क्स में। तो अभी इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा कि ये सवाल अब आपको क्या कह रहा है। इस सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा। और कैश एट बैंक काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो इसलिए टेंशन मत लेना, पैसा बाय बैक करने के लिए पूरा है इनके पास। तो इस बार जो है पिछले क्वेश्चंस की तरह इन्वेस्टमेंट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये कैश को मैनेज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात जो है यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर इसको बड़े ध्यान से जो है आपने सवाल को देखना है। तो आपने देख लिया। आप देखिएगा जी,
यहाँ पे आपको नंबर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास हैं 20,000 और हमारे पास जो नेट वर्थ है वो है 2 लाख, 6 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4,20,000 रुपये। तो ये हमारे पास नेट वर्थ है। अब इसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है तो इसको तो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो हटा दीजिए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पुराना है तो वो तो होगा नहीं। तो हमारे पास जनरल रिजर्व P&L है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू बनती है वो देखिएगा कितनी बनती है नेटवर्थ की। आप इसको टोटल लगाइएगा, 2 लाख प्लस 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4,20,000। तो टोटल वैल्यू बनती है 15,20,000। 15,20,000। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा था, कंपनी डिसाइड टू बाय बैक इक्विटी शेयर एट ए प्राइस ऑफ 40 रुपीज़। तो 40 रुपये बाय बैक प्राइस है, राइट। तो हम अब आते हैं इसके नंबर्स ऑफ शेयर्स निकालने पे। तो सबसे पहला शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट है, 20,000 का 25% निकाला 5,000 शेयर्स। दूसरा टेस्ट है कि नंबर ऑफ शेयर्स रिसोर्सेज टेस्ट। तो ये हमने सारी जो कैपिटल है जोड़ ली थी, 6 और 3 9 और 4 13 और 2 15,20,000। अब 15 लाख का 20,000 का आपने निकालना है 25%। तो आप देखिएगा 15,20,000 का जब आप 25% निकालेंगे तो ये पैसा बनता है 3,80,000। 3,80,000। अब 3,80,000 को आप डिवाइड करिए 40 से तो आपको नंबर निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि 40 रुपये में आपने बायबैक करना है। तो सेकंड नंबर इज 9,500, तो 9,500। अब 5,000 में से 9,500, दोनों में से कम कौन सा है? 5,000। लेकिन अभी एक टेस्ट हो रहा है और ये टेस्ट ध्यान से समझिएगा। देखिएगा ये टेस्ट आपने ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो डेट इक्विटी टेस्ट है वो ये कहता है कि आफ्टर द बायबैक द रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। अब रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1 का मतलब क्या है कि आप जब पैसा, जो भी रिजर्व से सरप्लस आपके पास बचेगा, उसमें से जितने शेयर्स आपने बायबैक करने हैं उसका पैसा भी आपको CRR में डालना है। यानी कि जितने भी शेयर्स आप बायबैक करेंगे उसके लिए आपको उसकी नॉमिनल वैल्यू CRR में डालनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेट का डबल वैल्यू के बाद, मतलब डेट का डबल वैल्यू, मतलब डेट इक्विटी 2:1 होगी तो डेट मान लीजिएगा अगर आपके पास 10 लाख है तो आपको 5 लाख का जो है रिजर्व एंड सरप्लस और प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि नेटवर्थ चाहिए। लेकिन मान लीजिए वो 5 लाख के अंदर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी इंक्लूड है तो वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा जो भी सरप्लस फंड बनेगा उसमें 10 रुपए का आपको एडिशनल प्रोविजन जो है बनाना पड़ेगा। किस चीज के लिए? CRR के लिए। तो आपके पास जो भी पैसे बचेंगे सरप्लस के, यानी कि डेट की वैल्यू को 2:1 एडजस्ट करने के बाद, वो सारा पैसा आप बायबैक में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पैसे के अंदर से एक पैसा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होना है और वो जो रिजर्व एंड सरप्लस है जो बचा हुआ है उसमें से जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है वो डेट इक्विटी की रेशियो जो 2:1 है उसमें कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि नेट वर्थ के अंदर जो डिविजिबल प्रॉफिट्स और सिक्योरिटी प्रीमियम है विद शेयर कैपिटल वही इंक्लूड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी सरप्लस हमारे पास बचेगा उसमें हमें फेस वैल्यू का एक एडिशनल प्रोविजन जो है बनाना है और जो बाकी पैसा बचेगा उसको आपने जो है बायबैक में कैलकुलेट करना है। और आपको बात बता दूं, ICI के मटेरियल में जाओगे तो उन्होंने इक्वेशन बना रखी है, उस इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। उस इक्वेशंस के जितने क्वेश्चंस आप करोगे वो इसी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। वो एक लंबी सी इक्वेशन बना रखी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ICI मटेरियल की बात बता रहा हूं तो उन्होंने एक लंबी चीज बता रखी है, कंफ्यूजिंग बता रखी है, जिसकी उस कंफ्यूजन में घुसने की जरूरत आपको नहीं है। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा हमारी जो पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स है वो 15,20,000 है। और ये हम देखिए बेटा कैलकुलेट भी करके आए पीछे, ये देखिएगा ये 15,20,000 हम पहले कैलकुलेट कर ली थी हमने, इसीलिए। तो ये देखिएगा 15,20,000 की जो ये कैलकुलेशन है हमारी, उसमें से आधा चाहिए हमें डेट। आधा क्या चाहिए? डेट चाहिए। तो अब डेट जो है हमारे पास है 14 + 6 20 लाख का। तो 20 लाख का आधा कितना होता है? 10 लाख। तो इसका मतलब है कि हमारे को 10 लाख की फ्री रिजर्व कैपिटल चाहिए, यानी कि जिसमें CRR इंक्लूड नहीं हो। तो हमारे पास पैसा बचा 5,20,000। तो अब हमारे पास 5,20,000 रुपये जो है
इस पैसे से हमें CRR और मेंटेन करना है। ध्यान रखना है कि ये पैसा हमारे पास यूज करने के लिए है, लेकिन ये फ्री नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अगर 40 रुपए में शेयर बायबैक करेंगे तो 10 रुपए हमें किसके भी चाहिए, CRR के चाहिए। तो अब इसमें से CRR के लिए चाहिए प्रॉफिट रिक्वायर्ड फॉर CRR। तो अब 5,20,000 में से आप देखिएगा बायबैक प्राइस है 50 रुपये, सॉरी 40 रुपये। तो आप क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 40, और 10 रुपये का आपको प्रोविजन करना है किसके लिए, CRR के लिए। तो वो 10 से आप डिवाइड कर देंगे। सिमिलर कंसेप्ट है जो आप स्कूल टाइम में पढ़ते थे, 10% मैनेजर कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि उसके कमीशन देने के बाद जो बचे उसका 10% होना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये, तो ये सरप्लस जो है हमारे पास फ्री नहीं बचा हुआ है, ये नेटवर्थ फ्री नहीं है, बल्कि इसमें से हम एक CRR का प्रोविजन और बनाना है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट गलती करता है। तो जब हमने इसको कैलकुलेशन किया तो वैल्यू आई 1,04,000। तो आपके पास जो अवेलेबल सरप्लस है जो आप यूज कर सकते हैं बायबैक में, दैट इज 4,16,000। अब इस 4,16,000 को आप डिवाइड करेंगे 40 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,400। तो अब देखिएगा आपके पास जो भी सबसे कम आया वो आप बायबैक कर सकते हैं। तो द लीस्ट वैल्यू इज 5,000 शेयर्स। तो 5,000 शेयर आप बायबैक कर सकते हैं। 5,000 शेयर की बायबैक की आपने एंट्री डाल देनी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 10 और 30 रुपये आप प्रीमियम दे रहे हैं, तो 5,000 इंटू 30 प्रीमियम ऑन बायबैक, और 40 की वैल्यू आ गई। तो अमाउंट ड्यू फॉर बायबैक। उसके बाद इक्विटी शेयर प्रीमियम से CRR बना दिया आपने नॉमिनल वैल्यू का 50,000 का। ये जो 1.5 लाख और 50,000 दोनों मिला के जो 2 लाख पे करने थे वो आपने पे कर दिए इक्विटी शोल्डर को। या आपने इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट बनाया तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट भी बना सकते हैं, या इक्विटी शोल्डर, तो इक्विटी शोल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये जो प्रीमियम आपने पे किया था, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पड़ा हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से आपने इसको राइट ऑफ कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता तो जनरल रिजर्व से आप इसको राइट ऑफ कर दें। अब देखिएगा ये जो बैलेंस शीट है ये कैसे चेंज हो गई। इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 6 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 3 लाख, और ये जो CRR बनाया ये आपने इसमें ऐड कर दिया। उसका डिवेंचर की वैल्यू सेम थी बैंक लोन की। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से जो पैसा बायबैक में गया वो माइनस कर दिया। अदर एसेट सेम है, तो ज़्यादा कुछ इसमें हुआ नहीं है। आप देखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी बायबैक की है वो माइनस हो गई है 5,000 शेयर की, और उतना ही जो है लगभग CRR बन गया है। 50 जितने रुपए की शेयर कैपिटल आपने कम की थी 50,000 की, तो 1.5 लाख ही है। और उसके बाद जो है बाकी आपने कैलकुलेशन देखी थी, तो उनका जो असर है वो हमने यहाँ पे सीधा डाल दिया है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 हम मान लेते हैं कि सेम एज एग्जाम्पल नंबर 2 है, लेकिन इसमें बैंक लोन की जो वैल्यू है वो 20 लाख है और अदर एसेट 17,70,000 है। तो ये जो हमारा स्टूडेंट है काफ़ी इंटेलिजेंट है और बायबैक प्राइस 90 रुपये है। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी, तो इसमें ये सारी चीज़ें बदल कर आप इन कैलकुलेशन को कर लेंगे। तो पहले में वही 5,000 आएंगे, दूसरे में 4,220, और ये 15-20 में से देखिएगा आप, अगर आपका डेट 24 लाख होगा तो उसका 1/2 3/20। अब इसमें से 10 बाय 90 रुपये बायबैक करें तो 10/100 हो जाएगा 3/20, और 2,88,000 फ्री रिजर्व आपका बचेगा। अब जब 2,88,000 फ्री रिजर्व बचेगा तो उसमें से 90 से डिवाइड करेंगे तो 3200 शेयर। अब ये सबसे कम आ रहे हैं इस बार। तो देखिएगा इस सवाल के अंदर जब आप चेक करेंगे ना, जब सबसे कम लिस्ट आता है डेब्ट इक्विटी वाला, तो ये उसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है जैसे मैंने भी आपको पीछे बताई थी। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 ही है, बैंक लोन की फिगर को बदल दिया गया है और अदर एसेट्स की फिगर को बदल दिया गया है। तो ये जो फिगर है ये 20 लाख है और ये 17,70,000 है, जिससे बैलेंस शीट टैली कर रही है, और बायबैक का जो प्राइस है वो 90 रुपये है। तो पहली दो कैलकुलेशन तो बदलेंगे नहीं, तीसरी कैलकुलेशन में देखिएगा, क्योंकि ये जो डेट की वैल्यू है बदल गई है। तो 15-20 में से 12 लाख आप माइनस करेंगे, 3/20, और देखिएगा 90 रुपये बायबैक प्राइस है इस बार, तो 10/100 कर देंगे। और उसके बाद देखिएगा जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ गए वो है 3200 शेयर। अब इन 3200 शेयर की बायबैक की एंट्री डाल दीजिए आप। अब उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा था, क्यों ऐसी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिएगा डेट इक्विटी रेशियो देखिएगा, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल घटकर हो गई 32,000 168, जनरल रिजर्व 6 लाख, P&L 3 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 132। मैंने इसमें भी कैपिटल रिडेम्पशन नहीं जोड़ा है CRR, क्योंकि CRR फ्री रिजर्व नहीं होता। इस सब का टोटल आप देखिएगा कि निकालिए कितना है, 12 लाख। और जब डेप्ट इक्विटी से हमने कैलकुलेशन करी थी तो देखिएगा जो डेट था हमारा वो 24 लाख, और एग्जैक्टली डेट इक्विटी 2:1 आ रही है। कितनी आ रही है डेट इक्विटी? 2:1 आ रही है। तो इससे आपको क्या बात पता चल गई कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो बिल्कुल करेक्ट है।
लेकिन ये इसी तीसरे केस में अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकलते हैं तब ये चेक होगी। बाकी दूसरे केसेस में तो इसका मतलब है डेट इक्विटी आपकी पहले से ही मैनेजेबल थी। लेकिन अगर थर्ड केस से कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप सवाल को आंसर भी चेक कर सकते हैं कि अगर थर्ड केस से नंबर ऑफ शेयर्स निकले हैं, नंबर ऑफ शेयर्स थर्ड केस में निकले हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि थर्ड केस में निकलने पे जब भी शेयर्स आएंगे तो ये डेट इक्विटी 2:1 होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आइएगा अपनी मटेरियल देखते हैं पहले। तो मटेरियल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा रुपीज इन करोड़ से, रुपीज किस में, करोड़ में, और यहां बात हो रही है लैक्स में। और ये कह रहा था कंपनी रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑल्सो बॉट बैक 50 इक्विटी शेयर्स 50। द पेमेंट फॉर द मेड फॉर द सब्सटेंशियल बैंक बैलेंस विच अपीयर्ड इज द करंट एसेट। तो इस सवाल में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको दिक्कत होगी, तो इस सवाल को आप खुद भी कर सकते हैं और जो इसका सॉल्यूशन है वो हम आपको प्रोवाइड करा देते, वो सॉरी इसका जो मटेरियल है वो आपके पास ऑलरेडी है, और नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। अब उन कैलकुलेशन के बाद, ये जनरली मैं क्लास में करने के लिए देता हूँ बच्चों को। तो अब देखिएगा, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर उसकी तरफ हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिएगा प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर का, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व, P&L है, 9% डिवेंचर है, सन्डी क्रेडिटर, सन्डी प्रोविजन है। तो इसी तरीके से वैल्यूज दे रखी है। यहाँ पे क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल द कंपनी रिडीम्ड इट्स एंटायर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट 10% प्रीमियम एंड 25% इक्विटी शेयर 20 in order to make the cash available, the company sold all investment for 3150 and raised a bank loan of 2000 lakh on the security of company's plant। तो ये देखिएगा, इससे कुछ नहीं होता है प्लांट वगैरह लिखने से। इसका मतलब है बैंक लोन लेने के लिए वो सिक्योरिटी के रूप में प्लांट को गिरवी रख रहा है या उस पर मोर्गेज कर रहा है। तो आइएगा अब हम बात करते हैं। अब अगर हम शेयर्स की बात कर, सवाल की बात करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल कितनी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, शेयर कैपिटल है 2500 प्रेफरेंस और इक्विटी है 8000 की, और बायबैक प्राइस कितना है, बायबैक प्राइस है 20 रुपीज़। तो आइएगा अब करना शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन। तो देखिएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2500 थी, 10% प्रीमियम था, हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट किया 250, और ये पैसा प्रेफरेंस होल्डर को देना है। तो शेयर कैपिटल हमने घटाई है और शेयर कैपिटल घटने पर डेबिट होती है। उसी के बाद हमने प्रीमियम दिया है, तो प्रीमियम हमारा एक्सपेंडिचर है, लॉस है तो लॉस को हम डेबिट करते हैं। पैसा हमने पे करना है 2750, तो ये हमने अपनी लाइबिलिटीज खड़ी कर ली। जनरल रिजर्व से हमने CRR खड़ा कर दिया 2500 का। उसके बाद देखिएगा प्रेफरेंस होल्डर्स अकाउंट डेबिट, हमने प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट कर दी 2750 की, और उसके बाद हमने जो है इन्वेस्टमेंट ली, बैंक अकाउंट डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट 3000 में बेच दी हमने, सॉरी 3000 वाली 3150 में बेच दी, और ये हमें 150 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद देखिएगा हमारे पास हमने बैंक से लोन ले लिया और फर्दर, और उसके बाद हमने इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक करने की सोची, 2000 है तो डबल रेट में हो रही है, तो 2000 का प्रीमियम दे रहे हैं, इक्विटी शोल्डर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब 2000 करोड़ का CRR बनाना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है नहीं पूरा, तो जनरल रिजर्व जो है वो लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा 2800 रुपये तो हमने ले लिया सिक्योरिटी प्रीमियम से, और जो बच गया वो फिर हमें जनरल रिजर्व से लेना पड़ गया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो हमने कुल मिला के जो है यहाँ पे 2000 रुपये डालने, सॉरी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में खाली 800 रुपये हैं, तो 800 हैं और 1200 रुपये हमने लिए जनरल रिजर्व से, तो 2000 का CRR बना लिया। उसके 4000 हमने इक्विटी शोल्डर को पे कर दिया, इक्विटी शोल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और उसके बाद जो है हमने जनरल, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं हमारे पास, तो जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके प्रीमियम रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर को भी राइट ऑफ कर दिया, और प्रीमियम ऑन बायबैक को भी राइट ऑफ कर दिया। और उसके बाद जो है हम अल्टर्ड बैलेंस शीट बना लेंगे, और जो बैलेंस शीट होगी उसका टोटल देख लीजिएगा आपको किस तरीके से आएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 6000 की हो जाएगी, CRR 5500 का, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 0 हो चुका है, P&L को छेड़ा नहीं है। जनरल रिजर्व के अंदर जो भी प्लस माइनस थे, जो क्रेडिट की वैल्यूज थी उनसे जनरल रिजर्व बढ़ गया, जो डेबिट की वैल्यूज थी उनसे जनरल रिजर्व घट गया, और फाइनल फिगर हो गई रिजर्व सरप्लस की 16000।
उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 9% डिवेंचर्स है 5000 के, बैंक लोन है 2000 के, सन्ड्री क्रेडिटर है 2300 के, सन्ड्री प्रोविजन है 1000 के। उसके बाद देखिएगा फिक्स एसेट्स हैं 14000 की, जिसको कैश एट बैंक जो है 10050, इसको आप पीपी लिखिएगा। फिक्स एसेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अदर करंट एसेट्स है 8250 और टोटल आ गया 32300। तो ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर जो है हमने ये सारी जो है एंट्रीज की। आइएगा अब एक और सवाल करते हैं। अब ये जो सवाल है ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी सवाल है, एग्जाम में भी आया हुआ और इवन सीए फाइनल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है सीए इंस्टीट्यूट ने। तो ध्यान से समझना है कि इस सवाल को आपने अच्छे से देख लेना है क्योंकि इससे नंबर ऑफ शेयर्स भी जो है कैलकुलेट होने हैं। तो ये एक एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है रडार लिमिटेड की, जो कि वैल्यूज करोड़ में दे रही है। करोड़ में वैल्यूज है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 300 करोड़ के, जनरल रिजर्व है 270 करोड़ का, शेयर प्रीमियम है 100 और प्रॉफिट एंड लॉस है 50 और एक्सपोर्ट रिजर्व है 80 और लोन फंड है 800 का। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द शेयरहोल्डर्स हैज अप्रूव्ड द स्पेशल रेजोल्यूशन और द मीटिंग ऑफ 10th टू बाय बैक ए मैक्सिमम परमिशेबल इक्विटी शेयर्स, मैक्सिमम बोल रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि कंपनी की एक डिवीजन में उनको सेल करके बहुत अच्छे पैसे आए हैं और जो मार्केट का में जो प्राइस है 25 रुपये, लेकिन जो वो मार्केट से बायबैक करने जाएंगे तो 20% महंगा शेयर मिलेगा, यानी कि जो 25 रुपये का जो शेयर है उसमें 20% आपको और पे करना है। तो 25 रुपये में जब आप 20% और पे करेंगे तो वो वैल्यू बनती है 5 रुपये, यानी कि जो आपका बायबैक का प्राइस होगा वो होगा 30 रुपये। कितना होगा बायबैक का प्राइस? 30 रुपये। रिकॉर्ड द जनरल एंट्री ऑफ द सेम अज्यूमिंग द बायबैक हैज बीन कंप्लीटेड इन फुल विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये तो पहला सवाल है जो आज की स्थिति में है। वो कहता है इफ द बोरोड फंड इज 1200, अगर मान लीजिए कि 800 की जगह अगर 1200 रुपये होता बोरोड फंड या 1500 करोड़ होता तो आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते थे? तो सिंपल सी बात है, 3 कंसेप्ट निकल के आते हैं। एक 800 करोड़ के डेप्ट पे बायबैक कितना हो सकता है, 1200 करोड़ पे कितना हो सकता है, 1500 पे कितना हो सकता है। तो आइएगा इस सवाल को देखते हैं। तो आपको देखिएगा इस बार फिर आपको रिजर्व एंड सरप्लस और नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी। तो जो नेटवर्थ है वो आएगी 300, ये तो फ्री कैपिटल इक्विटी कैपिटल है, उसका जनरल रिजर्व इसमें आप यूज कर सकते हैं, यानी दैट इज 270 प्लस आप शेयर प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं, यस, सो फिर P&L 50 और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है जो कि उसी पर्पज के लिए यूज होगा जिस पर्पज के लिए कानूनी रूप से बनाया हुआ है, तो उसको आप ऐड नहीं करेंगे। तो ये जो फिगर निकल कर आ रही है रिजर्व एंड सरप्लस की विद शेयर कैपिटल यानी कि नेटवर्थ, दैट इज 720 करोड़, 720 करोड़। तो ये जो 720 करोड़ है ये हमारे काम का है। डेट हमारे पास 800 करोड़ है, हमें नंबर निकालने और फिर जनरल एंट्री पास कर देनी है। तो देखिएगा अब यहाँ पे सबसे पहले मैं रिसोर्स टेस्ट। अब रिसोर्सेज टेस्ट की बात हम करें तो शेयर्स का 300 तो यानी कि 30 करोड़ शेयर है, 300 डिवाइड बाय 10, तो जो 30 करोड़ शेयर्स है उसका 25% 7.5 करोड़ शेयर्स। कितने शेयर बायबैक करने पड़ सकते हैं? 7.5 करोड़। पहली जो है शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट में जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 7.5 करोड़ शेयर। अब दूसरे पार्ट में बात करें वो है रिसोर्सेज टेस्ट। अब जो रिसोर्सेज टेस्ट है उसमें भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकल कर आ रहे हैं। अब रिसोर्सेज टेस्ट में अगर हम बात करें तो जो हमारे पास पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व्स है उनको जोड़ लो। तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स जोड़ने के बाद मैंने अभी आपको कैलकुलेट किया था तो कितना आ रहा था? 720। और ये देखिएगा हम पहले ही इसको सॉरी ये यहाँ पे कैलकुलेट करके है 720, तो वो 720 की कैलकुलेशन जो है यहाँ पे दी हुई है। अब ये देखिएगा 720 जो है, अब ये 720 और डेट है 800 का, तो 800 का आधा कितना हो गया? 400, तो बचा 320। अब 320 में से याद करिए शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपये और 30 रुपये है बायबैक प्राइस, तो अब 30 डिवाइड बाय 40 कर देना है क्योंकि 10 रुपये का इंतजाम हमें CRR के लिए करना है। तो 320 इंटू 10
डिवाइड बाय 30 बायबैक प्राइस और फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये वो ऐड कर देनी है। ध्यान रखना ये हमेशा फेस वैल्यू ऐड होनी है, राइट। तो यहाँ पर जितनी भी फेस वैल्यू है उस, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए फेस वैल्यू 1 होती तो 1 डिवाइडेड बाय 31, 5 रुपये होती 5/35, 2 होती तो 2/32। तो फेस वैल्यू ध्यान रखिएगा, ऊपर पहले फेस वैल्यू लेंगे, फिर जो बायबैक प्राइस है ये बायबैक प्राइस है, और फिर ये फेस वैल्यू है। तो ये 80 करोड़ आ गई, तो ये बचा 240। अब 240 में कितने बायबैक कर सकते हैं, तो 240 डिवाइड बाय 30 8 करोड़। तो 8 करोड़ शेयर्स की जो है बायबैक की आप एंट्री कर देंगे। तो अब 8 करोड़ की जो बायबैक की, सॉरी 8 करोड़ ये है, और इससे पहले आए 6 करोड़ लिस्ट और रिसोर्सेज टेस्ट में, और उससे पहले क्या 7.5, सॉरी। तो लिस्ट ऑफ द अबव इज 6 करोड़। तो 6 करोड़ जो शेयर्स हैं वो बायबैक कर देंगे। तो 6 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10, एक रुपीज़ इन करोड़ लिखा हुआ है 60, 30 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा देंगे 30 रुपये में से, तो 120 बाय 180 शेयर प्रीमियम टू CRR बना लेंगे 60 का। इक्विटी शोल्डर को पैसा दे देंगे, इक्विटी शोल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश पेड टू इक्विटी शोल्डर्स। और उसके बाद जो ये प्रीमियम ऑन बायबैक था इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम ओनली 40 बचे हैं, तो बाकी पैसा जनरल रिजर्व से ले लेंगे टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। अब बात ये आती है कि अगर डेट 1200 करोड़ होता तो क्या होता। आप चाहें तो इसको एक पेपर के अंदर तीनों कैलकुलेशन एक ही साथ कर सकते हैं बजाय कि, लेकिन ये जो सवाल था उसी जिस तरीके से पूछा गया उसी तरीके से हम उसका आंसर कर रहे हैं। अगर 1200 करोड़ का डेट होता तो पहला टेस्ट और सेकंड टेस्ट में तो सेम नंबर होते, लेकिन जो डेट इक्विटी टेस्ट है उसमें नंबर बदल जाते। तो 720 होता है, 1200 का आधा करते हैं, क्योंकि डेट इक्विटी का मतलब होता है डेप्ट बाय इक्विटी। तो जो इक्विटी हमारी है, जो डेट है, हम उसका आधा हमारे को रख सकते हैं। तो 1200 का आधा कितना हो गया 600। तो इसका मतलब है हमारे पास 120 करोड़ रुपए बचते हैं। आप डेट इक्विटी के फॉर्मूले डाल के भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो इसको। तो अब 120 में से 10 रुपये हमारी फेस वैल्यू है, 30 रुपये बायबैक प्राइस है, और प्लस 10 रुपये, तो प्लस 10 करेंगे तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया 30 करोड़, बचे 90 करोड़। तो 90 करोड़ रुपए जो बचेंगे अगर डेप्ट इक्विटी टेस्ट में लेंगे और 30 रुपये बायबैक प्राइस है, तो वैल्यू निकल कर आती है 3 करोड़। तो अब की बार सबसे नंबर कम है 3 करोड़। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई होगी, बहुत मतलब कर्जा उसने ज़्यादा ले रखा हो, तो वो बायबैक भी नहीं कर सकती। ध्यान रखना जो थर्ड केस है। अब देखिए अगर 1500 करोड़ होता तो क्या होता, तो 720 जो है हमारी नेटवर्थ है, और 1500 करोड़ का आधा निकालेंगे 750, तो ये आ गया माइनस में। तो इस तरीके की जो कंपनी है वो डेप्ट इक्विटी 2:1 मेंटेन कर ही नहीं पा रही हैं। तो वो कंपनी तो पहले ही डेप्ट इक्विटी 2:1 से ज़्यादा है, तो वो कंपनियां बायबैक नहीं कर सकती। तो इफ़ द कंपनी इज बोरोइंग is 1500 crores then the company can't do buyback। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है कि अगर कंपनियां कर्जों में डूबी हुई हैं तो वो बायबैक नहीं कर सकती हैं। तो देखिएगा ये जो मटेरियल है आपके पास, इसके पूरे के पूरे जो सवाल हैं वो आप करने की कोशिश करिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन है जो कम से कम आपका डाउट में आएगा, वो मैं आपको करा दूंगा। तो ये सारा का सारा आपने करना है, और इसका जो होमवर्क है मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे करके, और जो भी डाउट होंगे तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएंगे। उसके बाद जो है कल की क्लास जो होगी उसके अंदर हम इसको जो है आपके जो डाउट्स आएंगे उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो इसी तरीके से आप देखते रहना आगे भी। ये वीडियो जो है मैं अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।